मॉर्गन। 1907 और 8 से उन्होंने बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन दिया है जेनेटिक्स में। नाउ जो थियोरी थी सुल्तान एंड बोवरी को, उन्होंने उस थियोरी में प्रैक्टिकली प्रूव किया गया है। नाउ थॉमस हंट मॉर्गन, he was the first who discovered the basis for variation due to sexual reproduction. So समझना इस पॉइंट को कि आपके पेरेंट्स और आपके बीच में जो वेरिएशंस हैं, it is due to the process of sexual reproduction. In 1910, he discovered something called as linkage and distinguished between linked and unlinked genes, जिसके बारे में हम अगले स्क्रीन पर बात करेंगे। Genes are arranged on a chromosome in a linear order. The strength of linkage between genes increases with decrease in the distance between the genes. Now क्रॉसिंग और में आपको याद होगा कि जीन्स का लोकेशंस होते हैं। Now हर एक क्रोमोसोम पे वो अलील्स या जो जीन्स हैं वो जितने दूर होंगे उतना उनका लिंकेज वीक होता है, और जितने नजदीक होंगे उस क्रोमोसोम पे उतना उनका लिंकेज स्ट्रांग होता है। ये इन्होंने प्रूव किया है। ना कैसे प्रूव किया है हम आगे पढ़ने वाले हैं। ना 1911 में उन्होंने और उनके कुछ स्टूडेंट्स भी थे, उन्होंने ये भी कहा था कि वो जो फ्रीक्वेंसी ऑफ क्रॉसिंग ओवर या जो रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी होती है बिटवीन टू लिंक जीन्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस बिटवीन द टू जीन्स। सो ये भी हम आगे पढ़ने वाले हैं। ना मॉर्गन ने उन्हीं क्रॉसिंग ओवर फ्रीक्वेंसीज या जो रिकॉम्बिनेशंस है उसके ही परसेंटेज को एक यूनिट का नाम दे दिया है जो हम आगे पढ़ने वाले हैं। उसमें कहा गया है कि 1% रिकॉम्बिनेशन इज कंसिडर्ड इक्वल टू 1 सेंटीमॉर्गन। इन्होंने हमें सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस एंड क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस के बारे में भी बताया है जो हम आगे पढ़ने वाले हैं। Gene theory of inheritance suggests that specific gene is associated with a specific chromosome. Example, जैसे कि हीमोग्लोबिन की जो जीन है वो हमें पता है कि क्रोमोसोम नंबर 11 और क्रोमोसोम नंबर 16 इन्हीं पर होती है। सो ऐसा नहीं है कि कोई भी जीन किसी भी क्रोमोसोम पे हो सकती है। इट इज हाईली स्पेसिफिक दैट सर्टेन जीन इज ओनली एसोसिएटेड विद अ स्पेसिफिक क्रोमोसोम। दुनिया ने मॉर्गन को फ्लाईमैन ऑफ जेनेटिक्स का भी टाइटल दिया है क्योंकि उन्होंने जो एक्सपेरिमेंट्स किए थे वो पी प्लांट पे नहीं किए थे, एक इंसेक्ट पे किए थे जिसका नाम है ड्रोसोफिला मेलानोजेस्टर, कॉमनली कॉल्ड एज फ्रूट फ्लाई। सो इनका नाम पड़ गया है फ्लाईमैन ऑफ जेनेटिक्स। ही वर्कड एंड डिस्कवर्ड लिंकेज, क्रॉसिंग ओवर, sex linkage, criss-cross inheritance, linkage maps, mutations in genes. He is considered as the father of experimental genetics and he has also won a Nobel Prize of 1933 for his contribution and discoveries of linkage. So let's understand his experiments. But before that, let's understand about this term linkage. Now linkage is के नीचे मैंने एक चीज लिखी है exception to independent assortment. Now ध्यान रखना, now independent assortment में हमने कहा था मेंडल की लॉ है कि जब whenever there are two characters या two genes making gametes, the inheritance of one gene is independent on the inheritance of the other gene. मतलब एक जीन दूसरे पे डिपेंड नहीं करती और इसीलिए वो दोनों इंडिपेंडेंटली असॉर्ट हो जाती है और अच्छे अच्छे गैमेट बना लेते हैं। लेकिन लिंकेज इज एन एक्सेप्शन। समझेंगे क्या होता है लिंकेज में ना। जैसे कि यहां पर आप देख सकते हो कि एक होमोलोगस पेयर मैंने ड्रॉ किया है और उस पे कुछ जीन्स ड्रॉ किए हुए हैं। जैसे कि आप देख सकते हो 1 2 3 4 5 जीन्स है इसके ऊपर, उनके नाम भी हैं R, P, A, B और C और दोनों क्रोमोसोम पे उनके अलील्स हैं।
स्मॉल आर, कैपिटल P, कैपिटल A, स्मॉल b, स्मॉल c, कैपिटल C। तो अलग अलग एलील्स हैं, कुछ होमोजाइगस है, कुछ हेटेरोजाइगस है, कुछ होमोजाइगस रिसेसिव है, कुछ होमोजाइगस डोमिनेंट है। तो ऐसा उनका अरेंजमेंट है। नाउ व्हाट इज लिंकेज? नाउ लिंकेज का मतलब देखिए, अलग अलग पॉइंट्स से हम लोग समझेंगे। नाउ लिंक जीन्स अकर इन द सेम क्रोमोसोम। सो हम किन जीन्स को लिंक्ड कहते हैं? जो जीन्स एक ही क्रोमोसोम पे होते हैं उसी को हम कहते हैं लिंक जीन्स। आप दो अलग अलग क्रोमोसोम के जीन्स को लिंक जीन्स नहीं बोल सकते। हाँ, लेकिन होमोलोगस क्रोमोसोम के जो जीन्स हैं उनको हम लिंक जीन्स बोलते ही हैं। सो याद रखना, one pair of homologous chromosome is one linkage group. So जैसे कि एक पेयर है बीच में। So how are they arranged? The genes lie in a linear sequence in the chromosome. आपको डायग्राम में भी दिखाई दे रहा है कि जो सारे जीन्स हैं R, P, A, B, C, ये एक के नीचे एक लाइन में अरेंज्ड हैं। Now usually वो सारे जीन्स अपने अपने क्रोमोसोम पे ही रहते हैं। वो जैसे कि कलर के हिसाब से देखें तो वो जीन जो है ब्लू से रेड पे नहीं जाते और रेड से ब्लू में नहीं आते, लेकिन ड्यूरिंग क्रॉसिंग ओवर थोड़ा इधर से उधर जाना पॉसिबल है और उसी को हम कहते हैं रिकॉम्बिनेशंस यानी न्यू कॉम्बिनेशंस। सो दैट पॉइंट रिमेंबर। नाउ strength of linkage between two genes is inversely proportional to the distance between the two. Now आप देख सकते हो एग्जाम्पल, जो जीन R है और जीन C है उनके बीच में डिस्टेंस बहुत ज्यादा है, मतलब उनका जो लिंकेज का स्ट्रेंथ है वो स्ट्रॉन्ग नहीं है, इट इज अ वीक स्ट्रेंथ। लेकिन जो जीन B और C है दोनों एक दूसरे से बहुत नजदीक है तो उनका जो लिंकेज है वो काफी स्ट्रॉन्ग है। इसलिए हम कहते हैं द स्ट्रेंथ ऑफ द लिंकेज बिटवीन टू जीन्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस बिटवीन द टू। सो ग्रेटर द डिस्टेंस लेसर द स्ट्रेंथ एंड लेसर द डिस्टेंस ग्रेटर द स्ट्रेंथ। सो रिमेंबर दिस पॉइंट। नाउ टू लिंक जीन्स show higher frequency of crossing over if the distance between them is higher and lower frequency if the distance between is smaller. अब मैंने आपको अभी भी एग्जांपल दिया कि स्मॉल b और स्मॉल c दोनों एक दूसरे के इतने नजदीक हैं कि उनका क्रॉसिंग ओवर का जो फ्रीक्वेंसी है वो बहुत ही हाई होगा। दोनों जाएंगे तो साथ में जाएंगे, एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ेंगे। और अगर दूर दूर के जीन्स हैं, मतलब जैसे कि स्मॉल r और स्मॉल c जो जीन है वो दूर हैं, तो इफ द डिस्टेंस इज वेरी वेरी हाई तो उनका क्रॉसिंग और फ्रीक्वेंसी भी बहुत हाई होगा। इसलिए टू लिंक जीन्स show higher frequency of crossing over if the distance between them is higher and lower frequency if the distance between smaller. Right? Now linkage में भी उन्होंने दो ग्रुप में उनको डिवाइड किया हुआ है कि जो अपने बॉडी क्रोमोसोम्स है, ऑटोसोम्स है, वहां के जीन्स को ऑटोसोमल लिंकेज टर्म दिया है और जो सेक्स क्रोमोसोम है उधर के जो अलील्स है, उधर की जो जीन्स है उनको नाम दिया हुआ है सेक्स लिंकेज। Now these genes are produced on the same chromosome and do not show independent assortment at the time of gamete formation. मतलब अगर दो जीन्स एक दूसरे के बहुत नजदीक है तो they do not show independent assortment at the time of gamete formation. साथ में ही रहते हैं। Now ज्यादा लिंकेज होता है, बहुत नजदीक होते हैं जीन्स, तो असॉर्टमेंट अगर नहीं होता है तो उनका डाइहाइब्रिड रेशियो में भी डिफरेंस आता है, तो दे विल नॉट गिव यू न्यू कॉम्बिनेशंस। इसीलिए डाइहाइब्रिड रेशियो भी उनका 9:3:3:1 की जगह आएगा 3:1 ओनली। और ये प्रूव किया था साइंटिस्ट थॉमस हंट मॉर्गन।
और उन्हीं की ये है क्रोमोसोम थियरी ऑफ लिंकेज, जिसके बारे में हम आगे बात करने वाले हैं. सो once again, all the genes on a homologous pair make a linkage group. So याद रखना स्टूडेंट्स कि हर ऑर्गेनिज्म के पास कितने लिंकेज ग्रुप होने चाहिए वो आपको उसके हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम से पता चलेगा. जैसे कि हम इंसान हैं तो all genes on a homologous pair make a linkage group, मतलब one pair is one linkage group. हम ह्यूमंस के पास 23 पेयर्स हैं तो हमारे पास इसीलिए हो गए 23 लिंकेज ग्रुप्स. उसमें एक एक्सेप्शन भी याद रखना, ह्यूमंस में जो सेक्स क्रोमोसोम है वो पूरी तरह से होमोलोगस नहीं होते हैं, इसीलिए हम X और Y को सेपरेट भी कर सकते हैं. इसीलिए हम कभी कभी ये भी कहते हैं कि ह्यूमंस में 23 की बजाय 24 लिंकेज ग्रुप्स होते हैं. Now let's understand ये लिंकेज का कॉन्सेप्ट, लिंकेज का फंडा मॉर्गन ने कैसे एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया. बिकॉज ये तो सिर्फ बातें हो गई, बोलने के लिए तो बोल सकते हैं कि हाँ ऐसा होता है, जीन्स नजदीक होते हैं, दूर होते हैं तो क्या होता है, लेकिन ये हमें दिखाई नहीं देते हैं जीन्स. सो मॉर्गन ने इनको कैसे प्रूव किया. ना कैसे प्रूव किया उसके पहले आपको फिर से एक बार रिवाइज करवा रहा हूं कि अगर अलग अलग क्रोमोसोम पे अगर जीन्स है तो आप उनको लिंक नहीं कहेंगे. जैसे कि यहां पर दो अलग अलग क्रोमोसोम्स हैं, ये होमोलोगस नहीं है तो दे आर अनलिंक्ड जीन्स. और अगर एक ही क्रोमोसोम पे दो जीन्स हैं लेकिन डिस्टेंस थोड़ी ज्यादा है तो आप उसको कह सकते हो लिंक्ड लेकिन लूजली लिंक्ड. और एक और एग्जांपल, एक क्रोमोसोम है उस पे दो जीन्स हैं बट दोनों एक दूसरे के बहुत नजदीक है तो आप इनको डेफिनेटली लिंक्ड जीन्स कहोगे. और साथ में ये भी कह सकते हो कि दे आर टाइटली लिंक्ड जीन्स. नाउ लिंकेज पॉइंट ऑफ व्यू थोड़ा क्रॉसिंग ओवर फिर से देखते हैं ना. आपने क्रॉसिंग ओवर बहुत पढ़ा हुआ है ना, देख सकते हो कि ये एक होमोलोगस पेयर है. नाउ ड्यूरिंग मियोसिस जब ये क्रॉसिंग ओवर करते हैं, ड्यूरिंग पैचेटीन स्पेशली, तो आपको पता है कि वो ऐसे नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स क्रॉस ओवर कर रहे हैं. और आप देखते हो कि क्रॉसिंग ओवर मतलब पूरा का पूरा क्रोमोसोम नहीं करता है, उसके कुछ आर्म्स करते हैं. जैसे कि यहां पर इन दिस केस ये जो ब्लू और जो पिंक क्रोमोसोम है उनके कुछ आर्म्स क्रॉस ओवर कर रहे हैं और उसका रिजल्ट देखिए क्या होने वाला है. आप देख सकते हो कि पूरा पेयर जो है वो चेंज नहीं हुआ है, सिर्फ जो एक क्रोमैटिड है उसके आर्म्स में क्रॉसिंग ओवर हुआ है. तो कुछ अलील्स ने क्रॉस ओवर किया है और न्यू कॉम्बिनेशंस आए हैं. एंड यही रीजंस है वेरिएशंस, वन ऑफ द वेरी बिग रीजन फॉर वेरिएशंस. सो यहां पर डोंट यू थिंक जो कैपिटल बी और कैपिटल ए का जो लिंकेज था वो एक क्रोमैटिड का टूट गया है और उन्होंने क्योंकि जगह बदल ली है तो लिंकेज हैज ब्रोकन. सो दिस इज पॉसिबल ड्यूरिंग क्रॉसिंग ओवर. और ये यहां पर इजीली पॉसिबल हो पाया है बिकॉज ए और बी के बीच में डिस्टेंस बहुत ज्यादा है. आगे देखेंगे कि डिस्टेंस कम होगा तो क्या होता है, ज्यादा होगा तो क्या होता है. तो यहां पर ये जो एग्जाम्पल है ये मेंडल का एग्जाम्पल है, ये सीड कलर एंड सीड शेप. यहां पर डिस्टेंस काफी ज्यादा होगा, इसीलिए आपको चारों पॉसिबिलिटीज आ गई. क्रॉसिंग और अच्छे से हुआ तो इसीलिए आपको ऑल 4 टाइप ऑफ फिनोटाइप्स मिल रहे हैं. येलो राउंड, ग्रीन रिंकल्ड, येलो रिंकल्ड एंड ग्रीन राउंड. नाउ ये 4 फिनोटाइप्स में भी 2 टाइप्स हैं. नाउ जो येलो राउंड है और ग्रीन रिंकल्ड है ये दोनों पेरेंटल कॉम्बिनेशंस आप बोलेंगे इनको आज से. और जो येलो रिंकल्ड और जो ग्रीन राउंड कॉम्बिनेशंस है आप इनको बोलोगे रिकॉम्बिनेंट ऑफस्प्रिंग्स. ऐसा क्यों? नाउ इसीलिए क्योंकि ये जो क्रॉस था इनके पेरेंट्स येलो राउंड थे. ये आपको याद होगा ये F2 का रिजल्ट है. तो इनका जो पेरेंट्स थे दे वर हाइब्रिड येलो राउंड, उनका सेल्फिंग करने की वजह से ऐसे 4 फिनोटाइप्स आते थे. तो येलो राउंड को, हाइब्रिड येलो राउंड को F2 में ये 4 फिनोटाइप्स आते हैं. तो उसमें से
ये जो लास्ट के दो हैं, येलो रिंकल्ड एंड ग्रीन राउंड, दे आर न्यू कॉम्बिनेशंस, क्योंकि इनकी फैमिली में अभी तक कोई भी येलो रिंकल्ड नहीं था और कोई भी ग्रीन राउंड नहीं था। सो इनको आप न्यू कॉम्बिनेशंस यानी रिकॉम्बिनेंट कहिए या फिर इनको आप नॉन पेरेंटल भी कह सकते हैं। सो देखते हैं ये कैसे आते हैं। ना ये मियोसिस है, इसका भी क्विक रिवीजन देखते हैं ना। येलो राउंड वाले सीड्स है तो हाइब्रिड येलो राउंड है, तो उसके गैमीट्स का सेग्रीगेशन और असॉर्टमेंट कैसे होता है, इट्स अ क्विक रिवीजन ऑफ मियोसिस। सो ये पेरेंट सेल है जिसके पास 4 क्रोमोसोम्स हैं। कलर और शेप के 2 कैरेक्टर्स कंसिडर किए हैं। कलर के लिए आप देख सकते हो कि येलो एंड ग्रीन 2 कलर्स है। कैपिटल Y इज येलो, स्मॉल y इज ग्रीन। यहां पर क्रोमोसोम की साइज भी अलग अलग, 2 तरह के क्रोमोसोम है, 2 लॉन्ग है और 2 शॉर्ट है। ना लॉन्ग क्रोमोसोम पे शेप है और शॉर्ट क्रोमोसोम पे कलर ऑफ सीड है। ना ध्यान देते रहना कि उनका मियोसिस 1 शुरू होगा जिसमें मेटाफेज 1 हो रहा है। आपको पता है उसमें क्रोमैटिड आपको डबल डुप्लीकेटेड दिखाई देंगे मेटाफेज क्रोमोसोम में। और एनाफेज 1 में देखिए क्या हुआ है। एनाफेज में देख सकते हो कि होमोलोगस पेयर्स हैव गॉट सेपरेटेड। फिर एनाफेज 1 के बाद जब मियोसिस 1 खत्म होगा फिर शुरू होगा मेटाफेज 2। now मेटाफेज 2 में 4 सेल्स हैं अभी। अब उनके साथ देखो क्या होने वाला है। अब जब वो कंप्लीट करेंगे मियोसिस तो यू कैन सी देयर आर 4 टाइप्स ऑफ गैमीट्स। तो इस पूरी प्रोसेस में आपने देखा कि कैसे क्रोमोसोम्स की बजाय कैसे अलील्स के बजाय क्रोमोसोम्स सेग्रीगेट हो रहे हैं और इंडिपेंडेंटली असॉर्ट हो रहे हैं। सो दैट इज हाउ ये 4 गैमीट्स आते हैं और इसीलिए आपको F2 में 4 अलग अलग फिनोटाइप्स आते हैं। सो येलो राउंड सीड्स वाले पेरेंट्स को बाकी के नए कॉम्बिनेशंस भी आ सकते हैं बिकॉज ऑफ मियोसिस, क्रॉसिंग ओवर एंड द इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट एंड सेग्रीगेशन। मैं आपको बार बार ये ध्यान से समझने के लिए कह रहा हूं कि अगर अनलिंक्ड जीन्स हैं, जैसे कि यहां पर एक और एग्जांपल दे रहा हूं मैं आपको। सो जैसे कि 2 कैरेक्टर्स हैं, दोनों कैरेक्टर्स के एक जीन है, A और जीन B। नाउ यहां पर होमोलोगस सभी दिख रहे हैं आपको। ब्लू और पिंक इज 1 होमोलोगस पेयर एंड द स्मॉल जो शॉर्ट क्रोमोसोम दिख रहा है ब्लू और पिंक, वो भी एक होमोलोगस पेयर है। नाउ उसके गैमीट्स भी देखिए आप, 4 टाइप के गैमीट बन रहे हैं। चारों गैमीट इक्वल प्रोपोर्शन में बनते हैं एज मियोसिस में होता है वैसे ही। इन चारों में आप देख सकते हो कि 2 पेरेंटल है, 2 रिकॉम्बिनेंट्स हैं। कैपिटल A कैपिटल B इज अ पेरेंटल टाइप, स्मॉल a स्मॉल b इज ऑल्सो पेरेंटल टाइप। स्मॉल a कैपिटल B एंड कैपिटल A स्मॉल b इज अ न्यू कॉम्बिनेशन। कलर में भी डिफरेंस दिख रहा है आपको। उधर ब्लू, दोनों क्रोमोसोम ब्लू एक साथ हैं। स्मॉल a स्मॉल b में दोनों पिंक क्रोमोसोम है, तो ये पेरेंटल है क्योंकि इनके ओरिजिनल पेरेंट्स ऐसे ही थे। अब ये जो स्मॉल a कैपिटल B है, कैपिटल A स्मॉल b है, दे आर न्यू। अब तक उनके फैमिली में ये कॉम्बिनेशन नहीं थे, तो ऑफ कोर्स यहां पर असॉर्टमेंट हो गया है। ना इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट अगर हुआ है तो डेफिनेटली इनका चेकरबोर्ड बनेगा, तो रेशियो तो वही आएगा 9:3:1। अब इस 9:3:1 में आपको पता है 9 इज पेरेंटल, द लास्ट का जो 1 है वो भी पेरेंटल होता है। जैसे कि हम सीड कलर और सीड शेप में देख चुके हैं कि येलो राउंड एंड ग्रीन रिंकल्ड ये 9 और 1 आता है, तो उनका टोटल है 10। और जो बीच के 3 हैं, 3s हैं, उनको हम बोलते हैं न्यू कॉम्बिनेशंस, रिकॉम्बिनेंट्स, जिनका नंबर है 6। इसलिए ये 9:3:1 का जो रेशियो है वो अब मैं मॉडिफाई करके लिख रहा हूं, पेरेंटल रिकॉम्बिनेंट का रेशियो बना रहा हूं उसको, और नाम दे रहा हूं, नंबर दे रहा हूं उसको 10:6। सो परसेंटेज ऑफ पेरेंटल देखिए कितना हो गया। नाउ परसेंटेज में कन्वर्ट कीजिए इसको। नाउ 16 प्रोजेनीज है, उसमें से 10 आर पेरेंटल एंड आउट ऑफ 16 6 आर रिकॉम्बिनेंट्स। सो पेरेंटल परसेंटेज हो गया 10/16 into 100 62.5%, एंड रिकॉम्बिनेंट का हो गया 6/16 into 100 दैट इज 37.5%। अब दूसरा एग्जाम्पल,
लूजली लिंक्ड, मतलब अब वो दोनों जीन्स अलग अलग क्रोमोसोम पे नहीं है, एक ही क्रोमोसोम पे है लेकिन दूर है। अब देखो डायग्राम में कैपिटल ए और कैपिटल बी में डिस्टेंस काफी ज्यादा है, इसीलिए यहां पर भी इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट आसानी से हो सकता है और होगा। इसीलिए यहां का रिजल्ट भी आपको वैसा ही मिलेगा जैसे अनलिंक्ड जीन से मिला है। लेकिन अब आपको मैं जो तीसरा एग्जाम्पल दे रहा हूं, प्रोबेबिलिटी दे रहा हूं कि अगर दो जीन्स एक दूसरे के बहुत नजदीक हैं, मतलब दे आर कॉल्ड एज लिंक्ड जीन्स। आप देख सकते हो कि इस क्रोमोसोम में यहां पर अब कैपिटल ए और कैपिटल बी में डिस्टेंस बहुत ही कम है। तो अब न्यू कॉम्बिनेशंस आना मुश्किल हो गया है, आसान नहीं है, क्योंकि क्रॉसिंग ओवर अगर वहां पर हुआ तो दोनों जो कैपिटल ए कैपिटल बी है या तो साथ में जाएंगे, उनका अलग होना बहुत मुश्किल है बिकॉज डिस्टेंस बहुत कम है। जैसे कि हमने कहा था पहले भी, जितना डिस्टेंस कम उतनी उनकी लिंकेज स्ट्रेंथ ज्यादा। और इसीलिए ध्यान दीजिए जो गैमीट्स बनाए हैं उन्होंने, उसके भी देखिए पेरेंटल कॉम्बिनेशंस कैपिटल ए कैपिटल बी एंड स्मॉल b are 48% of the gametes and 48% of the gamete. That means 96% of the gametes are parental and only 4% of the gametes are having the chances of recombinants, that is non-parental gametic combinations. So यहाँ पर ये जो वेरिएशन आ रहा है, इट इज अ डेविएशन। यहाँ पर इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट ठीक से नहीं हो रहा है, तो इसी का असर इनकी डाइहाइब्रिड फिनोटाइपिक रेशियो पे भी होगा और इसीलिए इनका जो रिजल्ट आएगा वो 9:3:3:1 नहीं आएगा। सो यहां पर पेरेंटल कॉम्बिनेशन बहुत ज्यादा आएंगे क्योंकि गैमीट के परसेंटेजेस काफी ज्यादा हैं पेरेंटल के, इनके रिकॉम्बिनेंट्स बहुत ही कम आएंगे। पेरेंटल रिकॉम्बिनेंट रेशियो इज नॉट गोइंग टू बी 10:6, it's going to be more of parental and very few of recombinants. ये तो मैंने approximate ratio लिखा है 15:1 and percentage of parental will be definitely very very high, close to 100% and recombinants will be close to 0. So इसी recombinants को हम लोग कहते हैं क्रॉस ओवर वैल्यू, मतलब जितना डिस्टेंस कम उतना ये लोग क्रॉसिंग ओवर करेंगे तो साथ में करेंगे। सो दिस इज व्हाट जो तीसरा एग्जाम्पल पे हम जो फोकस कर रहे हैं, ये वाला एग्जाम्पल है, ये है एक्चुअली मॉर्गन की डिस्कवरी। ये मॉर्गन ने डिस्कवर किया है जो मेंडल नहीं डिस्कवर कर पाए थे। इनफैक्ट वी शुड से दैट मेंडल, हम हमेशा कहते हैं कि मेंडल वाज एक्चुअली लकी ना। मेंडल को लकी इसलिए मानते हैं क्योंकि मेंडल ने सिर्फ उन 7 कैरेक्टर्स पे अपना एक्सपेरिमेंट किया था और वो 7 कैरेक्टर्स ऐसे कभी नजदीक थे ही नहीं एक दूसरे के, इसलिए मेंडल को ये लिंकेज का कॉन्सेप्ट पता ही नहीं चला। इसीलिए मेंडल वॉज लकी दैट विद ऑल उनके जो 7 कैरेक्टर्स थे, उनके सभी के कैरेक्टर्स ने मेंडल के लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट्स को फॉलो किया। लेकिन वो मॉर्गन थे जिन्होंने ये प्रूव किया कि 2 जीन्स अगर बहुत नजदीक होंगे तो वहां पर इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट नहीं होगा। सो ये कैसे प्रूव किया मॉर्गन ने, उसके एक्सपेरिमेंट्स हम फाइनली शुरू कर रहे हैं। उन्होंने एक्सपेरिमेंट्स किए थे इस मक्खी पे, फ्रूट फ्लाई, जिसका साइंटिफिक नेम वंस अगेन ड्रोसोफिला मेलानोगैस्टर। ना सवाल ये भी उठता है कि मॉर्गन ने इसी को क्यों सिलेक्ट किया। डेफिनेटली वो पी प्लांट नहीं सिलेक्ट करना चाहते थे बिकॉज ऑलरेडी मेंडल रिसर्च कर चुके थे, अब इसी के हेल्प से उनको प्रूव करना था। नाउ व्हाई डिड ही सिलेक्ट ड्रोसोफिला फॉर हिज एक्सपेरिमेंट्स? लेट्स अंडरस्टैंड। सबसे पहले तो ये इजीली अवेलेबल है, ये फ्लाई आपको इजीली मिल जाएगी राइप बनाना या राइप मैंगो फ्रूट्स के ऊपर। अब ये मत समझना कि ये लोग बनाना भी खाते हैं, फ्रूट मैंगो भी खाते हैं क्या ये फ्लाइज, बिल्कुल नहीं। और याद रखना ये जो बनाना राइपन बनाना जो राइपन मैंगोज है उनके ऊपर यीस्ट का कल्चर होता है, यीस्ट रहते हैं उसके ऊपर। और ये फ्लाइज जो है दे ट्राई टू फीड ऑन द यीस्ट प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ द राइप बनानाज एंड मैंगो फ्रूट्स।
नाउ दे कैन बी इजीली रेयर्ड, इनको आप लैब में आराम से पाल सकते हो, बॉटल्स में रख सकते हो। बॉटल में आपको सिर्फ उनका खाना रखना है, उनका खाना है, फेवरेट खाना है यीस्ट कल्चर, और यीस्ट को ग्रो करने के लिए थोड़ा आप अगार अगार न्यूट्रिएंट मीडियम बना दीजिए यूजिंग व्हीट या पोटैटो, कोई भी कार्बोहाइड्रेट डाल दीजिए, यीस्ट पे ग्रो होगा और यीस्ट को ये लोग खाएंगे और आप आसानी से उनको बॉटल में बंद करके रख सकते हो। इनके एक क्रॉस में 2 वीक्स में हंड्रेड्स ऑफ प्रोजेनीज आ जाते हैं। पी प्लांट में ऐसा नहीं था, पी प्लांट में 3 से 4 महीने लग जाते थे एक जनरेशन को। सो यहां पर 2 वीक्स, अ वेरी शॉर्ट टाइम, सो रिजल्ट्स आर आल्सो फास्ट। इनको स्टडी करने के लिए, फिनोटाइप चेक करने के लिए आप इन फ्लाइज को टेम्पररी इनएक्टिवेट भी कर सकते हो विद हेल्प ऑफ ईथर। जस्ट इफ यू वांट टू एग्जामिन देम, उनका फिनोटाइप चेक करने के लिए आप इजीली उनको इनएक्टिवेट कर सकते हो। इनके फिनोटाइपिकली आप इनमें मेल और फीमेल में भी डिस्टिंग्विश आसानी से कर सकते हो। इनके फीमेल्स आर लार्ज इन साइज विद ओविपोजिटर एट द रियर एंड। Ovipositor is a part of the female reproductive system. Genetically also very easy to work because only 4 pairs of chromosome of different sizes. So जितने कम क्रोमोसोम उतना आसान हो जाता है, जितने ज्यादा क्रोमोसोम उतना और कॉम्प्लिकेट हो जाता है स्टडी करना. So very easy because of only 4 pairs of chromosomes. Male or female chromosome wise also are different. Like humans, males have XY and female has X and X. लेकिन इनका जो Y क्रोमोसोम है इसको आप माइक्रोस्कोप में आसानी से भी देख सकते हो क्योंकि इनका Y क्रोमोसोम हुक्ड होता है और इजीली डिस्टिंग्विशेबल होता है. तो दैट इज ऑल्सो अ पॉइंट. एंड इनके अंदर आपको कोई भी अगर एबनॉर्मेलिटी पता करनी है तो उनके पास पॉलीटीन क्रोमोसोम्स भी होते हैं जिनके हेल्प से आप उनकी एबनॉर्मेलिटीज या एबनॉर्मल बिहेवियर्स, उनके जीन जेनेटिक चेंजेस को आप आसानी से डिटेक्ट कर सकते हो, विच हेल्प्स इन बीइंग अ वेरी आइडियल ऑर्गेनिजम्स फॉर एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स सिलेक्टेड बाय थॉमस हंट मॉर्गन. नाउ मॉर्गन्स डाई हाइब्रिड क्रॉसेस. नाउ जैसे क्रॉसेस मेंडल ने किए थे वैसे ही क्रॉसेस मॉर्गन के भी हैं. नाउ मॉर्गन ने 2 क्रॉसेस किए थे. ये उनका पहला एक्सपेरिमेंट है जिसमें उन्होंने 2 क्रॉस किए थे. नाउ पहला क्रॉस देखिए, फ्रूट फ्लाई का बॉडी कलर और आई कलर ये 2 कैरेक्टर्स कंसिडर किए थे और दूसरे क्रॉस में आई कलर एंड विंग टाइप. सो 2 कैरेक्टर्स, डाइहाइब्रिड प्रोसेस. एज पर मेंडल्स लॉ रेशियो जो आना चाहिए F2 में शुड बी 9:3:3:1. देखते हैं क्या होता है. नो ये रहे पेरेंट्स. नो एज पर द कैरेक्टरिस्टिक्स आप देख सकते हो, एज पर कैरेक्टर्स दोनों पेरेंट्स हैं, दोनों क्रॉसेस में कॉन्ट्रास्ट है. नाउ सवाल ये उठता है कि ड्रोसोफिला में कॉन्ट्रास्ट कैसे मिलते हैं. और पी प्लांट में तो नेचुरली कुछ कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स अवेलेबल होते हैं नेचर में, लेकिन इन केस ऑफ ड्रोसोफिला इट इज नॉट सो. ड्रोसोफिला में कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स इतने आसानी से नहीं मिलते हैं. नाउ मॉर्गन ने क्या किया, उन्होंने इन फ्लाइज में म्यूटेशंस करवा के कुछ नए वेरिएशंस के साथ कुछ ड्रोसोफिलास को उन्होंने ग्रो किया जिनको हम कहेंगे म्यूटेंट्स. उन्होंने म्यूटेशंस करवाए रेडिएशन से और म्यूटेशन से उनको कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स मिलते गए. नाउ पेरेंट्स में आप देख सकते हो कि एक पेरेंट वाइल्ड है और एक पेरेंट म्यूटेंट है. वाइल्ड मतलब जो नेचर में अवेलेबल है, म्यूटेंट मतलब जो मॉर्गन ने क्रिएट किए थे म्यूटेशन से. सो ध्यान देते हैं कि उनके पेरेंट्स में कॉन्ट्रास्ट, वाइल्ड में ब्राउन बॉडीड और म्यूटेंट में उसका कॉन्ट्रास्ट है येलो बॉडी. आई कलर रेड आइड एंड म्यूटेंट शोज व्हाइट आइड. क्रॉस 2 में वाइल्ड इज रेड आइड, म्यूटेंट इज व्हाइट आइड, बट वाइल्ड इज विद नॉर्मल विंग, म्यूटेंट इज विद अ मिनिएचर विंग. दोनों के मैंने फिनोटाइप्स लिखे हुए हैं. नाउ
प्लीज चेक हियर दिस लोकेशन, यहां पर आप देख सकते हो उनके जीनोटाइप्स भी लिखे हुए हैं। तो क्रोमोसोम देखकर आपको समझ में आ रहा है कि ये जो मेल है, ये जो ब्राउन बॉडी रेड आइड व जो वाइल्ड है वो मेल कंसिडर किया है, और एक जो म्यूटेंट येलो बॉडी व्हाइट आइड है वो फीमेल है। तो क्रोमोसोम देखकर आप सोचोगे कि ये वाला अलग क्यों है, ये वो वाई क्रोमोसोम है, ये हुक्ड है। तो ये जो दो कैरेक्टर्स इन्होंने सिलेक्ट किए हैं ये सेक्स क्रोमोसोम पे है। तो ये जो फीमेल है इनके ये जो दो क्रोमोसोम आपको दिख रहे हैं ये एक्स और एक्स है, और ये जो मेल है इनका ये क्रोमोसोम एक्स है और ये क्रोमोसोम वाई है। और बॉडी कलर और आई कलर के जो जीन्स हैं वो एक्स क्रोमोसोम के हैं, इसीलिए वाइल्ड टाइप जो मेल है यहां पर इसमें आपको वाई पे वो जीन्स नहीं मिलेंगे। सिमिलरली यहां भी वही चीज एप्लीकेबल है, उनका आई कलर और विंग टाइप इज ऑल्सो ऑन दी एक्स क्रोमोसोम, इसलिए आपको इस मेल के वाई पे भी विंग टाइप का जीन नहीं मिलेगा। नाउ एज एक्सपेक्टेड अब गैमीट्स बनेंगे तो नेक्स्ट F1 जनरेशन आएगी। नाउ F1 जनरेशन में एज पर द लॉ ऑफ डोमिनेंस फॉलो हुई है। यहां पर दोनों के F1 जनरेशन आप देख सकते हो कि जो एक्स क्रोमोसोम वाले हैं वो वाइल्ड टाइप ही ज्यादा आएंगे, बिकॉज वाइल्ड इज डोमिनेंट, म्यूटेंट्स आर ऑलवेज रिसेसिव। सो F1 जनरेशन ज्यादातर वाइल्ड आए हैं, ब्राउन बॉडीड एंड रेड आइड हैं, क्योंकि दे आर डोमिनेंट। क्रॉस 2 में भी जो डोमिनेंट कैरेक्टर है वो वाइल्ड टाइप है, दैट इज रेड आइड एंड नॉर्मल विंग। लेकिन आपको इसी F1 में यहां देखोगे तो कुछ रिसेसिव कैरेक्टर्स भी आए हैं, क्योंकि वो सिर्फ एक ही एक्स क्रोमोसोम पे है, वाई पे है ही नहीं, इसलिए वो भी आ सकते हैं। यहां पर भी वाइट आइड एंड मिनिएचर विंग आ सकता है, क्योंकि वो सिर्फ एक्स क्रोमोसोम पे है, वाई पे नहीं है, इसीलिए उनका डोमिनेंट का जो अलील है वो एब्सेंट है। तो दोनों पॉसिबिलिटीज है। अब इन्हीं को हम पेरेंट्स बनाते हैं F2 के लिए, और F2 का रिजल्ट आपको क्या लगता है? नाउ डिड यू नोट दैट इन क्रोमोसोम्स के जो डायग्राम्स हैं, इन क्रोमोसोम के ऊपर आप देख सकते हो कि ये जो येलो बॉडी और आई कलर, बॉडी कलर और आई कलर के बीच में जो डिस्टेंस है वो कम है, और इस क्रॉस में, क्रॉस 2 में आई कलर और विंग टाइप में जो डिस्टेंस है वो काफी ज्यादा है। सो इन दोनों क्रॉसेस में से आप गेस कर सकते हो कि कौन सा क्रॉस मेंडल के इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट को अच्छी तरह से फॉलो कर पाएगा। सो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट कहती है कि जितनी ज्यादा डिस्टेंस होगा, क्रॉसिंग और होगा, तो नए कॉम्बिनेशंस आएंगे। सो यहां पर लिंकेज इनका वीक है, तो इनका लिंकेज टूट सकता है और ये नए कॉम्बिनेशन ज्यादा देंगे, और इसी का नतीजा है F2 जनरेशन। आप देखो कि यहां पर पेरेंटल कॉम्बिनेशंस और रिकॉम्बिनेंट्स दोनों में आएंगे, लेकिन उनका परसेंटेज देखिए। यहां पर पेरेंटल कॉम्बिनेशंस आपको नॉर्मल रेशियो आ रहा है, जो मेंडल वाला है 9:3:1 की तरह ही है, 10:6, 10 पेरेंटल एंड 6 विल बी रिकॉम्बिनेंट्स। नाउ यहां पर पेरेंटल किसको कहते हैं? वही जो उनके पेरेंटल कॉम्बिनेशंस है, व्हाइट आइड मिनिएचर विंग एंड रेड आइड नॉर्मल विंग, and who will be called as recombinants at certain point 2 will be white eyed normal wings and red eyed and miniature wing, ये recombinants होंगे। तो ये आर फॉलोइंग द मेंडल्स लॉ, मेंडल का डेविएशन नहीं है यहां पर। लेकिन ये वाले क्रॉस में, फर्स्ट क्रॉस जो क्रॉस 1 है, उसमें दोनों जीन्स का जो डिस्टेंस है वो इतना कम है कि यहां पर लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट एप्लीकेबल होना बहुत मुश्किल लग रहा है, क्योंकि यहां पर क्रॉसिंग और उस जगह पर होना बहुत डिफिकल्ट लग रहा है, क्योंकि वो बहुत नजदीक है। देखिए क्या हुआ है उसकी वजह से। नाउ क्रॉसिंग और बहुत डिफिकल्ट होने की वजह से यहां पर पेरेंटल कॉम्बिनेशंस काफी ज्यादा आते हैं, दैट इज ऑलमोस्ट 98.7% पेरेंटल आए हैं। यहां पर जितनी भी फ्लाइज आई हैं उसमें 98.7% are parental and only 1.3% of the flies were
found to be with new combinations. Now यहाँ पर recombination मतलब yellow body red eyed and brown body white eyed. So very unique difference between the two crosses. So cross 2 follows Mendel's independent assortment, but cross 1 has not followed. It has given very less number of recombinants because the distance between them is very less. And this proves the law of linkage. So lesser the distance between the two genes, greater is the strength of their linkage and lesser is the percentage of recombinants formed. So this is Morgan's dihybrid crosses. So here इन दोनों क्रॉसेस के जो रिजल्ट्स का डिफरेंस है ये प्रूव करता है कि लिंकेज कितना बड़ा इन्फ्लुएंस करता है और सिर्फ अलील्स यानी जो मेंडल की लॉज है हाउ उनसे भी ज्यादा कुछ और है इस दुनिया में, अलील से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट इस दुनिया में है तो वो है क्रोमोसोम. हाउ क्रोमोसोम्स प्ले अ बिग रोल इन दीज लिंकेजेस. सो दैट इज प्रूव्ड हियर. नाउ मूव ऑन to conclusion of this experiment. Now from these experiments Morgan और उनके जो स्टूडेंट हैं उन्होंने कुछ और नई बातें बताई हैं, जैसे कुछ चीजें रिपीट हो रही हैं और रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी यानी क्रॉस और वैल्यूज ये वही है जो परसेंटेज मैंने आपको बताया है यहाँ पर. तो यहाँ पर जो परसेंटेज मैं आपको बता रहा हूँ ये 98.7, ये जो 62.8, ये 10 आउट ऑफ 16 इज 62.8, 6 आउट ऑफ 16 इज 37.2 और यहाँ पर भी ऐसे ही मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ और ये उसका फॉर्मूला है. तो रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ रिकॉम्बिनेंट्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ प्रोजेनीज इनटू 100. परसेंटेज में होगा ये. सो व्हाट इज रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी? इट इज अ मेजर ऑफ जेनेटिक लिंकेज एंड इज यूज्ड इन द क्रिएशन ऑफ अ लिंकेज मैप. नाउ मैप के बारे में हम आगे बात करेंगे. So with the help of this formula, we can measure the genetic distance between two loci based upon their recombination frequency. मैम जैसे कि मैंने बताया था, farther apart the two genes on the chromosome, मतलब जितने दूर होंगे वो genes, more likely that a crossover will occur between them. जितने दूर उतना क्रॉसिंग ओवर होगा एंड देयरफॉर ग्रेटर द अकरेंस ऑफ देयर क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी, उतनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी आएगी आपको. मॉर्गन के एक स्टूडेंट हैं स्टुल्टमेंट, उन्होंने इन्हीं रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसीज को जेनेटिक मैप बनाने में इस्तेमाल किया. मतलब ये जो फॉर्मूला का जो आंसर आता है परसेंटेज में, उसी को उन्होंने जेनेटिक डिस्टेंस ऑफ 1 मैप यूनिट यानी 1% इज इक्वल टू 1 मैप यूनिट, ये यूनिट डिनोट कर दिया और इन यूनिट का नाम भी रखा है सेंटीमॉर्गन. सो याद रखना जेनेटिक्स में क्रोमोसोम्स में सेंटीमॉर्गन इज द यूनिट ऑफ जेनेटिक मैप और द डिस्टेंस बिटवीन द टू जीन्स. नाउ independent assortment always produces the recombinant frequency of 50%. Now as per Mendel's law, 4 गैमीट बनते हैं, आउट ऑफ 4 2 गैमीट्स आर रिकॉम्बिनेंट, सो 50% रिकॉम्बिनेंट्स आते हैं, 50% पेरेंटल आते हैं. लेकिन एज पर मॉर्गन्स एक्सपेरिमेंट्स अगर जीन्स बहुत नजदीक हैं, अगर उनके बीच का डिस्टेंस बहुत कम है तो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट इज इम्पॉसिबल एंड हेंस प्रोड्यूसेस द रिकॉम्बिनेंट फ्रीक्वेंसीज वेरी लो देन 50%. जितना ज्यादा क्लोज होगा उतनी फ्रीक्वेंसी और कम आएगी. A recombinant frequency significantly less than 50% shows that the genes are linked. A recombinant frequency of 50% generally means that the genes are unlinked on separate chromosomes. Unlinked or separate chromosomes. Linked genes are used for mapping. हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे कि वो कैसे मैपिंग में इस्तेमाल होते हैं.
They are found by looking for deviation from the frequencies expected from independent assortment. जितना expected होगा उससे कितना अलग आ रहे हैं previous cross में हमने देखा. In any cross, if recombination frequency is 5%, it means the distance between the genes is 5 map units. So, Morgan के क्रॉस का एग्जाम्पल है. इन्हीं दो क्रॉस के रिजल्ट्स हमने मिले हैं, वही रिजल्ट्स मैंने लिखे हुए हैं. क्रॉस 1 में आपने देखा कि परसेंटेज ऑफ रिकॉम्बिनेंट्स इज ओनली 1.3, मतलब सोचो उनके बीच का डिस्टेंस इज 1.3 सेंटीमॉर्गन. और क्रॉस 2 में रिकॉम्बिनेंट्स परसेंटेज 37.2, मतलब डिस्टेंस ज्यादा है कंपैरेटिवली, और 37.2 इज द एक्चुअल डिस्टेंस बिटवीन द टू जीन्स जिनका यूनिट है सेंटीमॉर्गन. सो वो हो गया 37.2 सेंटीमॉर्गन. और जीन्स बॉडी कलर और आई कलर के बीच का डिस्टेंस हो गया 1.3 सेंटीमॉर्गन्स, एंड आई कलर और विंग टाइप का डिस्टेंस हो गया 37.2 सेंटीमॉर्गन्स. So let us see it with the help of a picture. So as you can see, मैंने तीनों कैरेक्टर्स के जीन्स को उसी एक्स क्रोमोसोम पे उनकी लोकेशंस बताई है और उनके बीच का डिस्टेंस डिफाइन किया हुआ है. So as you can see, क्रॉस 1 के हिसाब से हमें रिकॉम्बिनेंट्स मिले थे 1.3%. मैं उनको बॉडी कलर और आई कलर की लोकेशंस बता सकता हूं उसकी वजह से कि वो 1.3 मैप यूनिट्स दूर है, और आई कलर और विंग टाइप का डिस्टेंस मैं बता सकता हूं कि वो 37.2 मैप यूनिट्स दूर है. और इन दोनों की वजह से मुझे ये समझ में आ रहा है कि आई कलर, that is body color, and wing type have the total of 38.5 map units. And हम उसका भी क्रॉस कर सकते हैं कि बॉडी कलर और विंग टाइप का भी एक डायरेक्ट क्रॉस करके हमें प्रूव हो जाएगा उसके रिकॉम्बिनेंट फ्रीक्वेंसी अगर 38.5 आ गई तो हमने सक्सेसफुली इन तीनों जीन्स की लोकेशंस को डिफाइन कर लिया है. और ये जो डायग्राम दिख रहा है आपको, ये इस क्रोमोसोम का मैप बनते हुए. सो स्टूडेंट्स, इन मैप यूनिट्स के ऊपर कुछ न्यूमेरिकल्स, कुछ सम्स आप ट्राई कर सकते हो. यू ट्राई ऑन योर ओन. थोड़ा सा आपको ब्रेनस्टॉर्मिंग करना होगा. इन चारों एग्जाम्पल्स में कुछ डिफिकल्ट हैं, कुछ इजी हैं. आप कोशिश कीजिए और लेक्चर में हम इसको डिस्कस करेंगे. थैंक यू.